जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस 18 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था? When was स्वामी रामकृष्ण परमहंस born? ऑप्शन है, ऑप्शन ए फरवरी 18 1836, ऑप्शन बी है फरवरी 18 1834, ऑप्शन सी है फरवरी 18 1835 और ऑप्शन डी है फरवरी 18 1837। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फरवरी 18 1836 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको कब हुआ था। फरवरी 18 1836 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कमर पुकार वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कमर पुकुर वेस्ट बंगाल में 18 फरवरी 1836 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था और इनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका असली नाम था और फिर इन्होंने नाम बदल लिया था अपना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से इनको जाना गया था। इनके पेरेंट्स थे खुदीराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी इनकी माँ थी। इस साल जो है हम लोग 18 फरवरी 2025 को 189th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। इनके स्पिरिचुअल मेंटर थे भैरवी ब्राह्मणी। याद रखना है, भैरवी ब्राह्मणी इनकी स्पिरिचुअल मेंटर थे। मेन टीचिंग्स क्या थी? ऑल रिलीजन्स लीड टू गॉड, सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट गोल, डिवोशन इज एसेंशियल इन स्पिरिचुअल लाइफ। इन्होंने किस डीटी की वर्शिप की थी? इनकी इष्ट देव कौन थे? तो माँ काली इनकी इष्ट देवी थी। डेथ इनकी हुई थी 16 अगस्त 1886 को। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, इनके बहुत बड़े डिसाइपल कौन थे, इनके बहुत बड़े शिष्य कौन थे जिनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ था, वर्ल्ड फेमस थे वो। ठीक है, और उनको रिवाइवल ऑफ न्यू हिंदुज्म के लिए भी जाना जाता है। आप बताइए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कौन वो डिसाइपल थे, कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट एआई चैटबॉट लॉन्च्ड बाय एक्स एआई? एक्स एआई क्या है? तो एक्स जो है ट्विटर है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको इलॉन मस्क ओन करते हैं। तो उसी के लिए आपसे पूछा गया है कि इनका लेटेस्ट एआई चैटबॉट का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चैट जीपीटी 5, ऑप्शन बी है जेमिनी 2, ऑप्शन सी है ग्रोक 3 और ऑप्शन डी है फैल्कन एआई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रोक 3। ग्रोक 3 जो चैटबॉट है ये एक्स एआई द्वारा है। जेमिनी जो है, जेमिनाई या जेमिनी जो भी बोलते हैं, ये गूगल का है। ठीक है, ये गूगल का एआई चैटबॉट है और ग्रोक 3 जो है ये एक्स एआई का चैटबॉट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। डेवलपर कौन है? तो एक्स एआई की इलॉन मस्क की एआई कंपनी है डेवलपर एक्स एआई, और इन्होंने जो एआई चैटबॉट है उसका नाम है ग्रोक 3। याद रखिएगा, और ये मोस्ट इंटेलिजेंट एआई एवर डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके लिए जो है लगभग 10 लाख ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू डिप्लॉय किए गए थे इन 122 डेज। तो आपको ये याद रखना है ग्रोक 3 किसका चैटबॉट है? तो ये एक्स एआई का चैटबॉट है। और एक्स एआई किसकी कंपनी है? तो ये इलॉन मस्क की एआई कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो आपको पता होगा हाल में ही ज्ञानेश कुमार जी बने हैं इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको बताना है वो कौन सी तारीख थी जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पद पे। तो आपको आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 फरवरी 2025, ऑप्शन बी 17 फरवरी 2025, ऑप्शन सी 14 फरवरी, अच्छा ये दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं तो इसको आप 18 फरवरी आज की डेट मान लीजिए, 18 फरवरी 2025, और ऑप्शन डी फरवरी 20 2025 को ये अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17 फरवरी 2025 को अपॉइंटमेंट हुआ है नए इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम होगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है, याद रखना इनका नाम होगा ज्ञानेश कुमार जी, जो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। इनका अपॉइंटमेंट हुआ था फरवरी 17 2025 को। इनका टेन्योर रहेगा 4 साल का, फरवरी 19 2025 से 26 जनवरी 2029 तक। याद रखना इनका टेन्योर 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है? तो 3 मेंबर कमिटी थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह थे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी थे। तो ये 3 मेंबर की कमिटी थी जिन्होंने ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये पहले सीईसी होंगे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि नए लॉ के अंतर्गत अपॉइंट किए जाएंगे। नया लॉ 2024-23 में आया था जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि ये डिसाइड किया गया था कि 3 मेंबर की कमिटी होगी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। और उस 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होंगे? एक पीएम होंगे और एक पीएम नॉमिनेटेड मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। तो पीएम
तो खुद थे नरेंद्र मोदी जी थे इस समय कमेटी में, और उन्होंने नॉमिनेट किया था अमित शाह जी को, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी थे। तो इन तीनों की कमेटी ने ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे अपॉइंट किया है। इन्होंने किसका पद लिया है? तो इन्होंने राजीव कुमार जी का पद लिया है, इन्होंने सक्सीड किया है राजीव कुमार जी को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये था, ये की रोल इन्होंने प्ले किया था इन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और साथ ही साथ ये याद रखना है, ये पहले ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे जिनकी नियुक्ति नए कानून के अंतर्गत, नए लॉ के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन खरीफ 2023 फॉर यील्ड एस्टिमेशन इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो टेन्योर है इसको बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन है फ्रेम किया गया है। तो आपको ये बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी यील्ड एस्टिमेशन के लिए खरीफ 2023 में, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ऑप्शन ए है एग्रोटेक, ऑप्शन बी है स्मार्ट फार्म, ऑप्शन सी है येस टेक, और ऑप्शन डी है फार्म इंश्योर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी येस टेक। येस टेक इंट्रोड्यूस किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस समय करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है। अब इसको 1 साल के लिए और कंटिन्यू किया जाएगा 2025-26 के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि 2025-26 में भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंटिन्यू करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। और इसके लिए कितना बजट लगाया गया है, एलोकेट किया गया है? तो 69,515 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है 2025-26 में कंटिन्यू करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसको 9 साल पहले 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो क्रॉप इंश्योरेंस होते हैं उनको अफोर्डेबल बनाया गया था, ताकि फार्मर्स क्या है, फार्मर्स की जो फसलें हैं वो नेचुरल डिजास्टर से बच सके, उनकी जो खेती है, उनके जो खेती है उसमें जो भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, पेस्ट की वजह से कुछ एग्रीकल्चरल लॉस हुआ है तो उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, और डिजीजेस के लिए भी कुछ कॉम्पनसेशन दिया जा सके फार्मर्स को। तो ये अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस इसमें इसका प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो यहाँ पे क्या है, फसल का बीमा किया गया है। अब फसल चाहे नेचुरल डिजास्टर से खराब हो, चाहे फसल पेस्ट से खराब हो, कीड़े लगने से खराब हो, या किसी भी बीमारी के कारण कोई भी फसल खराब होती है, तो उसका जो मतलब भुगतान है वो किया जाएगा अफोर्डेबली। तो यही एक मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। की बेनिफिट्स हैं, प्रीमियम बहुत कम देना पड़ता है, क्लेम सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, और रिस्क कवरेज काफी वाइड है। अब प्रीमियम रेट्स कितने हैं? तो खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा 2% का, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम भरना पड़ता है, और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% तक का प्रीमियम भरना पड़ता है, और जो बचा हुआ है वो सरकार वहन करती है। क्लेम्स पेड अगर देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ तक का जो है क्लेम्स पे कर दिया गया है। टाइमली क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, 2 महीने के अंदर हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था, येस टेक इंट्रोड्यूस किया गया था यील्ड एस्टिमेशन के लिए। यील्ड एस्टिमेशन के बाद कितना भुगतान करना है, कितना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, ये बहुत ईजी हो गया है। तो येस टेक जो टेक्नोलॉजी थी ये खरीफ 2023 में आई थी, ठीक है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी थी, खरीफ 2023 में लॉन्च की गई थी यील्ड एस्टिमेशन के लिए। लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। फ्यूचर कमिटमेंट हमने देखा, इसको कंटिन्यू किया गया है 25-26 के लिए विद बजटरी एलोकेशन ऑफ 69,550 करोड़। यहाँ कुछ बचे हुए पॉइंट्स देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। तो लॉन्च किया गया था हमने देखा 2016 में। कौन एडमिनिस्टर करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको एडमिनिस्टर करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। किस स्कीम्स को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी? तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNAIS को मिला के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। अब इसमें एलिजिबल कौन है? कोई भी फार्मर हो, शेयर क्रॉपर हो, टेनेंट फार्मर हो, ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरियाज। कोई भी फार्मर है, कोई भी शेयर क्रॉपर है, कोई भी टेनेंट फार्मर है, अगर वो नोटिफाइड क्रॉप नोटिफाइड एरियाज में उगाता है तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो
कवरेज है उसमें आ जाता है। ऑब्जेक्टिव हमने देखा, प्रीमियम रेट्स हमने देख लिए। गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में बात करें तो कोई अपर लिमिट नहीं है सब्सिडी में। गवर्नमेंट बेयर्स द बैलेंस प्रीमियम, जो बैलेंस प्रीमियम होता है अभी हमने देखा था वो जो है गवर्नमेंट बेयर करती है अप टू 90% इफ नीडेड। तो लगभग 90% तक का प्रीमियम जो है वो सरकार वहन करती है। रीसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, तो वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स कर दिया गया है, ये जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए वॉलेंट्री कर दिया गया है। सब्सिडी को कैप कर दिया गया है 30% फॉर इनइरीगेटेड एरियाज। अब जितनी भी सब्सिडी दी जाएंगी अनइरीगेटेड एरियाज में वो 30% होगी, और इरीगेटेड एरियाज में जो सब्सिडी की कैपिंग हो गई है वो 25% की हो गई है। नॉन लोनी फार्मर्स के लिए ऑप्शनल बना दिया गया है। ठीक है, की फीचर्स हमने देखा था कि रिस्क कवरेज है फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट, अफोर्डेबल प्रीमियर रेट्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ एनरोलमेंट, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके अंदर की इनिशिएटिव्स क्या लॉन्च किए गए हैं, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है एनरोलमेंट और मॉनिटरिंग करने के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, और रियल टाइम के साथ डेटा इंटीग्रेशन हो रहा है फॉर एक्यूरेट लॉस असेसमेंट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कई ढेर सारी है, ओवरसाइट हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, और प्रीवियस स्कीम्स भी हमने देखी थी NAIS और मॉडिफाइड NAIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, आपको बताना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का एम क्या है। ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड MSP अश्योरेंस एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। ऑप्शन सी है टू इंट्रोड्यूस न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल मार्केट फॉर इंडियन क्रॉप्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड MSP अश्योरेंस एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब PM आशा क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को भी कंटिन्यू किया जाएगा 2025-26 के पीरियड के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों ही जो स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, दोनों को ही एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-2026 के पीरियड के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फसलें उगाई जा रही हैं उनको उचित मूल्य दिया जाए, और जो भी फसलें उगाई जा रही हैं, जो भी फूड प्राइसेस हैं उनको स्टेबल किया जाए, जो भी फसल की जो प्राइसेस है उनको स्टेबल किया जाए। ऐसा नहीं है कि कभी टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है और कभी 2 रुपये किलो बिक रहा है, तो उनको कहीं स्टेबल किया जाए। ये एक मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का। और इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को। ठीक है, फार्मर्स जो है मॉनसून डिपेंडेंट एक्टिविटी है, जिसकी वजह से कई बार फार्मर्स को बहुत लॉस हो जाता है, तो इनकम सपोर्ट के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, तो याद रखना है कि फेयर क्रॉप प्राइसेस इंश्योर किए जाए, फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए, और इनकम सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाए टू फार्मर्स। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम। याद रखना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण के अभियान अंतर्गत 3 कंपोनेंट है। प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थ्रू प्रोक्यूरमेंट ऑफ पल्सेस, oil seeds and copra at MSP minimum support price through agencies like NAFED and NCCF। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में क्या होता है, इसमें जो है स्टॉक्स रखे जाते हैं पल्सेस के और अनियन के टू कंट्रोल प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब डिमांड और सप्लाई आराम से रहे, एकदम बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में कौन कौन से मेनली क्रॉप्स हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो पल्सेस हैं और अनियंस हैं। ठीक है, पल्सेस और अनियंस के लिए स्टॉक क्रिएट किए जाते हैं। फिर थर्ड कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट स्कीम, जो कि कॉम्पनसेट करता है फार्मर्स को फॉर डिफरेंस बिटवीन MSP एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस कम है या बढ़ रहा है और MSP एक जगह पे है, तो MSP और मार्केट प्राइस, घटे हुए मार्केट प्राइस की जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए MSP सरकार ने डिसाइड किया है 1600 और मार्केट प्राइस गिर के आ गया 1000 रुपये, तो जो 600 रुपये का जो डिफिशियंसी है वो सरकार डायरेक्ट दे देती है किसानों को, कॉम्पनसेट कर देती है फार्मर्स को। तो इसको कहा जाता है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, PDPS। ठीक है, तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट हुए। एक कंपोनेंट में गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के थ्रू सपोर्ट करती है। क्या क्या प्रोक्यूर किया जाता है, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा थ्रू एजेंसीज लाइक नाफीद एंड NCCF। दूसरे कंपोनेंट में स्टॉक्स क्रिएट जाते हैं पल्सेस और अनियंस के, ताकि डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में अगर वोलेटिलिटी आती है तो उसको स्टेबलाइज किया जाए। और तीसरा कंपोनेंट है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, PDPS। इसके अंतर्गत MSP और मार्केट प्राइस में जितना भी डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली कॉम्पनसेट कर दिया जाता है फार्मर्स को। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं।
प्रोक्यूरमेंट सीलिंग की बात करें तो प्रोक्यूरमेंट सीलिंग को बढ़ा दिया गया है 25% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन। इसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी डेली करंट अफेयर्स में कि पहले 20% प्रोक्यूर किया जाता था, अब वो नेशनल प्रोडक्शन का मतलब 20% नेशनल प्रोडक्शन का अब वो 20% को बढ़ा के 25% कर दिया गया है। और हमने आपको बताया था कि 3 दालों को 100% कमिटमेंट के साथ प्रोक्यूर किया जाएगा। कौन कौन सी थी वो 3 दाल? तुर, उड़द और मसूर ड्यूरिंग 24-25 सीजन। फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना किया गया है? तो 45,000 करोड़ का प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशंस के लिए कमिटमेंट हुआ है। चर्चा कर लेते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की जो भी पॉइंट्स बच गए हैं। तो ये लॉन्च ईयर 2018 था, याद रखिएगा। अम्ब्रेला स्कीम है। फंड्स एलोकेटेड ड्यूरिंग 15 फाइनेंशियल कमीशन थे वो 35,000 करोड़ थे जो कि 25-26 तक चलने थे। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, अभी हमने कंपोनेंट देखे, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। बैकग्राउंड क्या है? ये एमएसपी एश्योरेंस को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर को प्रोवाइड करता है। सेंट्रल नोडल एजेंसीज कौन कौन सी? हमने देखा नफीद है, एनसीसीएफ है और एफसीआई है। टारगेट बेनिफिशियरीज जो भी किसान पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा उगाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। प्रोक्यूरमेंट 25% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ नोटिफाइड पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। पेमेंट मोड डिजिटल पेमेंट होता है डायरेक्ट। एमएसपी कवरेज है जो भी ऑयल सीड्स फॉर विच एमएसपी इज नोटिफाइड अंडर पीडीपीएस। पायलट्स, ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया था जो कि नेशन वाइड एमएसपी प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम को एक की टूल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ई समृद्धि पोर्टल के बारे में भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की चर्चा पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पीडी सिंह सक्सीडिंग एज सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ पीडी सिंह, जो नए नवनियुक्त सीईओ हैं पीडी सिंह, ये किसको सक्सीड करेंगे? किसके पद पे पीडी सिंह को सीईओ बनाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया का? ऑप्शन ए है दीपक खुल्लर, ऑप्शन बी है आदित्य सिंह भाटी, ऑप्शन सी है पुष्कर सेन और ऑप्शन डी है जरीन दारूवाला। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जरीन दारूवाला की जगह पे जरीन दारूवाला को सक्सीड करेंगे पीडी सिंह एज सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया एंड साउथ एशिया। इनको अप्रूवल अथॉरिटी इनको अप्रूव किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इनके अपॉइंटमेंट को। नए सीईओ होंगे प्रभदेव सिंह, जिनको पीडी सिंह के नाम से जाना जाता है, और इनके प्रेडेसेसर है जरीन दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ कैपेबिलिटी ऑफ मत्स्य 6000 एज ऑफ नाउ विच इज पार्ट ऑफ इंडियाज डीप ओशन मिशन। इंडिया के डीप ओशन मिशन के जो पार्ट है मत्स्य 6000, उनकी डेप्थ कैपेबिलिटी कितनी है आपको ये बताना है। डेप्थ कैपेबिलिटी मत्स्य 6000 की कितनी है जो कि हिस्सा है इंडिया के डीप ओशन मिशन का? ऑप्शन ए है 100 मीटर्स, ऑप्शन बी है 500 मीटर्स, ऑप्शन सी है 1000 मीटर्स और ऑप्शन डी है 6000 मीटर्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 500 मीटर्स जो है डेप्थ कैपेबिलिटी है जो कि आगे चल के बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम है मत्स्य 6000। ये पार्ट है डीप ओशन मिशन का, इंडिया के डीप ओशन मिशन का, जिसके अंतर्गत समुद्र के अंदर जाके मत्स्य 6000 जो है एक्सप्लोरेशन और रिसर्च किया जाएगा। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओशन टेक्नोलॉजी गोवा। ठीक है, गवर्निंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है? तो समुद्रयान प्रोजेक्ट, डीप ओशन मिशन का हिंदी नेम समुद्रयान प्रोजेक्ट। पर्पस क्या है? डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। कैपेसिटी कितनी है? तो ये मत्स्य 6000 है, ये एकोमोडेट कर सकता है 3 ह्यूमंस को, ये भी आप याद रखिएगा। और डेप्थ कैपेबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम डेप्थ कैपेबिलिटी तो ये अप टू 500 मीटर्स है एज ऑफ नाउ, लेकिन फ्यूचर में इसको एक्सपैंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ बीजेपी इन फिस्कल ईयर 23-24। ऑप्शन ए है 2360 करोड़, ऑप्शन बी है 3967 करोड़, ऑप्शन सी है 4340 करोड़, ऑप्शन डी है 1225 करोड़। तो सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, 4340 करोड़। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है बीजेपी जो है इंडिया की रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। सेकंड नंबर पे है कांग्रेस। तो बीजेपी के पास 2023-24 में 4000 करोड़ रुपए लगभग आए थे, और सेकंड रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके पास लगभग 1225 करोड़ रुपए आए थे। बीजेपी के पास जो है 74% जो कि टोटल इनकम हुई थी, सारी इनकम ऑफ टोटल इनकम ऑफ 6 नेशनल पार्टीज का 75% लगभग बीजेपी के पास आया था। टॉप सोर्स इनकम की क्या है बीजेपी की? तो डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस, और यही सेम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आईएनसी की भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। मुख्य उद्देश्य क्या है नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का। ऑप्शन ए है रिड्यूस मलेरिया केसेस, ऑप्शन बी है एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियराइसिस, ऑप्शन सी है प्रोवाइड फ्री वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन डी है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ केयर। सही आंसर है एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलियराइसिस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो नेशनल मास ड्रग कैंपेन चलाया जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा द्वारा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी फाइलेरियल मेडिकेशन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस को हटाने के लिए डोर टू डोर क्या किया जाएगा, घर घर जाके एंटी फाइलेरियल मेडिकेशन दिए जाएंगे। इंडिया का टारगेट क्या है लिम्फेटिक फाइलेरिया को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, तो 2027 इन्होंने टारगेट चुना है। ठीक है, डिजीज की इंफॉर्मेशन की बात करें तो लिम्फेटिक फिलियराइसिस जो है ये पैरासिटिक डिजीज है जो कि कॉज होता है क्यूलेक्स मस्कीटोज द्वारा। ठीक है, इसको हिंदी में हाथी पाँव भी कहा जाता है और ये पैरासिटिक डिजीज है, पैरासाइट्स की वजह से होता है और ये कैरियर कौन है, क्यूलेक्स मस्कीटोज। कैंपेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ट्वाइस अ ईयर। स्टेट कौन से कवर्ड है, तो ये देख लीजिए, स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऑलमोस्ट सभी कवर किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कितनी कवर होंगी, तो 111 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी नेशनल मास ड्रग कैंपेन 2026 के अंदर। मेडिकेशन स्टार्ट डेट कब से होगी, तो 10 फरवरी 2025 से। मेडिकेशन टाइप्स क्या क्या दिए जाएंगे, तो डबल ड्रग रेजिमेंट जिसके अंतर्गत डाई इथाइल कार्बामाजिन दिया जाएगा, सिट्रेट डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट और एल्बाडेंजोल दिया जाएगा, और ट्रिपल डग रेजिमेन में आइवरमेक्टिन प्लस डीईसी प्लस एल्बेंडाजोल टैबलेट्स दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन 2025 की। आपको याद रखना है कि इंडिया का एलएफ एलिमिनेशन टारगेट क्या है, तो 2027 है। ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, तो 111 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। मेडिकेशन टाइप्स भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज इन मध्य प्रदेश आर टारगेटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ग्लोबल कोलैबोरेशन सेंटर पॉलिसी 2025। ग्लोबल कोलैबोरेशन सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन सिटीज को टारगेट किया जाएगा। ऑप्शन ए भोपाल इंदौर ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर उज्जैन सागर, ऑप्शन डी ग्वालियर सतना रीवा, ऑप्शन डी इंदौर उज्जैन मुरैना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल इंदौर और ग्वालियर को टारगेट किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बना है जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बना है जिसने लॉन्च किया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो जितनी भी टीयर 2 सिटीज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर्स में। इसके लिए नोडल एजेंसी है मध्य प्रदेश की स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फोकस सेक्टर्स कौन से होंगे, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बना है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। इसके अंतर्गत टीयर 2 सिटीज को टर्न किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर्स। और टीयर 2 सिटीज अभी पहली बार किसको चूज किया गया है, तो भोपाल इंदौर और ग्वालियर को। आप याद रखिएगा बिग से, BIG। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी से भोपाल, आई से इंदौर और जी से ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज 8th MCA बार्ज लॉन्च्ड। 8th MCA बार्ज कहाँ पे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड, ऑप्शन बी है कोची शिपयार्ड, ऑप्शन डी है मीरा भयंदर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी मीरा भयंदर महाराष्ट्र में 8th मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी द्वारा। याद रखना है बार्ज का क्या नाम है, LSAM 11, जो कि यार्ड 79 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा कहाँ पे, मीरा भयंदर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। 14 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर कौन है इसके, तो सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। शिपयार्ड की लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और प्राइमरी फंक्शन क्या होगा ये मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज का, तो ट्रांसपोर्ट करना, एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन ऑफ एम्यूनिशन मटेरियल्स फॉर नेवल प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेशन एट जेटीज एंड आउटर हार्बर्स। तो ये कुछ ऑपरेशन फंक्शंस होंगे 8th मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज के, जिसको यार्ड 79 के नाम से भी जाना जाता है और LSAM 18 के नाम से भी जाना जाता है। किसने लॉन्च किया है, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अक्षय वट ट्री फीचर्ड ऑन महाकुंभ 2025 कॉमोमरेटिव पोस्टेड स्टैम्प इज नोन एज। तो अभी हाल में ही महाकुंभ 2025 के लिए कॉमोमरेटिव पोस्टेड स्टैम्प्स लॉन्च किए गए थे, उसमें अक्षय वट ट्री बना हुआ था। अब अक्षय वट ट्री क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए इमॉर्टल बैनियन ट्री है, ऑप्शन बी विश ग्रांटिंग पीपल ट्री है, ऑप्शन सी सेक्रेड मैंगो ट्री है, या ऑप्शन डी डिवाइन नीम ट्री है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमॉर्टल बैनियन ट्री है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि महाकुंभ 2025 के लिए कॉमोमरेटिव पोस्टेड स्टैम्प्स जारी किए गए हैं। ठीक है, पोस्ट स्टैम्प्स जारी किए गए हैं और 3 पोस्ट स्टैम्प्स जारी किए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या क्या थीम्स हैं। ठीक है, तो ये महाकुंभ मेला 2025 को कोमोमरेट करने के लिए पोस्टेज स्टैम्प्स लॉन्च किए गए थे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और स्पेसिफिकली अरेल घाट पोस्ट ऑफिस प्रयागराज में इसको लॉन्च किया गया था। किसने रिलीज किया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस है, इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, टोटल स्टैम्प्स कितने हैं सोवेनिर शीट में? तो 3 है। और इन स्टैम्प्स को डिजाइन किसने किया है? तो शंख सामंत जी ने इसको डिजाइन किया है, तीनों स्टैम्प्स को। कौन कौन सी थीम्स डिपिक्ट है स्टैम्प्स में? तो महर्षि भरद्वाज आश्रम की है, जो कि एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग थे। स्नान की है, होली डिप एट त्रिवेणी संगम। और अक्षय वट ट्री, जो कि इमॉर्टल बैनियन ट्री है। ठीक है, तो ये थीम्स आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। 3 थीम्स है। और डिजाइन कौन किया है स्टैम्प्स को? तो शंख सामंत जी ने डिजाइन किया है। ड्यूरेशन की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MDN 100 स्टील। जो MDN 100 स्टील आ रहा है, लॉन्च किया जाने वाला है, उसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए हाई स्ट्रेंथ है, हाई टफनेस है, इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ और हाई टफनेस। ऑप्शन बी कोरोजन रेजिस्टेंट है इन डीप सी एनवायरमेंट्स। ऑप्शन सी एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रोबोटिक्स। और ऑप्शन डी सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाई स्ट्रेंथ एंड हाई टफनेस होगी MDN 100 स्टील के अंतर्गत। तो MOU पार्टनरशिप की हुई है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO और मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी द्वारा। क्या डेवलप करने के लिए? तो MDN 100 हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्टील डेवलप करने के लिए। तो आपको याद रखना है MDN 100 जो स्टील है ये किस पार्टनरशिप से डेवलप किया जाएगा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के साथ मिश्र धातु निगम लिमिटेड की पार्टनरशिप से MDN 100 जो कि एरोस्पेस एप्लीकेशंस में होगा, यूज किया जाएगा, वो डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जो पार्टनरशिप साइन हुई थी ये एरो इंडिया 2025 में साइन हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, प्राइमरी यूज MDN 100 स्टील का क्या होगा? हाईली स्ट्रेस्ड एयरक्राफ्ट पार्ट्स में इसका यूज किया जाएगा और सिग्निफिकेंट वेट सेविंग बेनिफिट्स भी होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मिधानी की बात करें तो मिधानी क्या है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज फाइनल रैंकिंग इन 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप। तो 2025 के बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 6th, ऑप्शन डी 7th। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 6th। ठीक है, 6th स्थान पर रही थी इंडिया। याद रखना है 4th एडिशन था बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का, जिसमें विनर रही है इंडोनेशिया। किसको हराया है? चाइना को हराया। ठीक है, चाइना को हरा के इंडोनेशिया ने चौथा संस्करण बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम का खिताब जीत लिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्रोंज मेडलिस्ट कौन थे? तो जापान और थाईलैंड दोनों ही जॉइंट विनर थे ब्रोंज मेडल्स के। टूर्नामेंट की डेट्स क्या है? 11 फरवरी से 16 फरवरी 2025 के बीच में चाइना में खेला गया था चौथा संस्करण बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का। इंडोनेशिया टीम के कैप्टन कौन थे? मोहम्मद शोइबुल फिक्री। और चाइना टीम में जो कैप्टन थे वो शेन जुजून थे। ठीक है, मिक्स्ड डबल्स रिजल्ट की बात करें तो इंडोनेशिया के रेनोव रिवाल्डी और सीती फादिया सिल्वा ने हराया था चाइना के गाओ जुजियान और वू मेंगिंग को। ठीक है, वू मेंजिंग को। मेन सिंगल्स की बात करें तो इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने हराया था चाइना के हु जियान को। विमेन सिंगल्स की बात करें तो चाइना की यूज वेंजिंग ने हराया था इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और मेंस डबल्स रिजल्ट की बात करें तो इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और डेनियल मार्थिन ने हराया था चाइना के चेन जुजून और हुआंग दी को।
ठीक है। इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल्स में ही एलिमिनेट हो गए थे और फाइनल प्लेस इनकी 6 थी इन फाइनल स्टैंडिंग। पार्टिसिपेटिंग टीम्स कितनी थी फोर्थ एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया मिक्स ड्रीम चैंपियनशिप में, तो 13 थी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेसिफिकली डबल्स के रिजल्ट और सिंगल्स के रिजल्ट। इंडिया की रैंक तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, आप देख सकते हैं 6th रैंक आई है। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम थी 13। कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये चाइना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एवर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2027। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया जो है 2027 में ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक गेम्स लॉन्च करेगी, पहला जो भी, ठीक है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स गेम्स खेला जाएगा सऊदी अरेबिया के रियाद में, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 11 फरवरी 2025 को। ऑर्गेनाइजर होंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। स्टार्ट ऑफ रोड टू गेम्स मतलब क्वालिफिकेशन प्रोसेस कब से शुरू होंगे, तो क्वालिफिकेशन प्रोसेस 2025 से ही शुरू होंगे, जो कि क्वालिफिकेशन प्रोसेस होगा फॉर ई स्पोर्ट्स एथलीट्स लीडिंग अप टू 2027 इवेंट। और ये जो इवेंट को क्रिएट करने का जो फैसला लिया गया था, ये 2024 जुलाई में ये फैसला लिया था 142nd IOC के सेशन में। तो ये भी याद रखिएगा कि ये ई स्पोर्ट्स गेम्स का जो एक कैटेगरी बनाई गई है, ये इवेंट फॉर्म किया गया है, ये कब किया गया था, तो ये जुलाई 2024 में 142nd IOC सेशन था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन था। वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि ई स्पोर्ट्स गेम्स का नाम भी ई स्पोर्ट्स के नाम का एक इवेंट लॉन्च किया जाएगा, जिसको सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, जिसका ओलंपिक्स सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर इनॉग्रेटेड। तो रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन बी चंडीगढ़ हरियाणा, ऑप्शन सी पानीपत हरियाणा या ऑप्शन डी सोनीपत हरियाणा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सोनीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर RSVC, रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर। इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रोफेसर अजय सूद जी द्वारा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोफेसर अजय सूद ने इसका उद्घाटन किया है रूटेज का। रूटेज क्या है, ये स्मार्ट विलेज सेंटर है, जिसमें क्या होगा, रूरल टेक्नोलॉजी की जो रूरल टेक्नोलॉजिकल नीड्स है उनको ब्रिज किया जाएगा विद मॉडर्न इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रूरल एरिया की जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं उनको मॉडर्न इनोवेशन से क्या किया जाएगा, ब्रिज किया जाएगा। इसमें क्या होगा, 15 से 20 विलेजेस को कवर किया जाएगा और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएंगी विद 12 टेक्नोलॉजी की ट्रैक्स फॉर लॉन्ग टर्म रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर क्या होगा, इसमें 15-20 गांव में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किए जाएंगे, विलेज टूरिज्म बढ़ाया जाएगा विद कृषि विज्ञान केंद्र। रूटैग टेक्नोलॉजीज जो डेवलप की गई हैं बाय 7 IITs अंडर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप किया जाएगा थ्रू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड के थ्रू जो है लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ट्रेनिंग पार्टनर में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो ये याद रखना है, रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये मंडोरा विलेज सोनीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली याद रखिएगा लोकेशन, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, किसने इनॉग्रेट किया था, प्रोफेसर अजय सूद ने, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was awarded honorary knighthood by United Kingdom in February 2025। तो ऑनररी नाइटहुड के पद से किसको सम्मानित किया गया है, और ये सम्मान देता है यूनाइटेड किंगडम। तो इस पद से किस हस्ती को सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए रतन टाटा जी को, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी जी को, ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन जी को और ऑप्शन डी इंदिरा नूई जी को। सही आंसर है ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन जी को ऑनररी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम में, और ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। तो ये बात आपको याद रखनी है। और किस रीजन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो बिजनेस टाइज इंडिया और यूके के बीच मजबूत करने के लिए इनको क्या दिया गया है, ऑनररी नाइटहुड की उपाधि दी गई है एन चंद्रशेखरन जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बीमा ट्रिनिटी प्लान। तो बीमा ट्रिनिटी प्लान का कौन सा एक हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बीमा सुगम, ऑप्शन बी है बीमा विस्तार, ऑप्शन सी है बीमा वाहक और ऑप्शन डी है बीमा रक्षा। सही आंसर है ऑप्शन डी बीमा रक्षा। बीमा रक्षा कोई भी कंपोनेंट नहीं है, बाकी तीन कंपोनेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं बीमा ट्रिनिटी की, जिसको लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 13 से 14 फरवरी 2025 नाइन्थ बीमा मंथन मीटिंग में। नौवीं बीमा मंथन मीटिंग जो कि 13 से 14 फरवरी 2025 के बीच हुई थी, यहाँ पे बीमा ट्रिनिटी लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट है? बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। अब एक एक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो बीमा सुगम क्या है? ये क्या है? ये डिजिटल मार्केट प्लेस है, जहां पे आप आराम से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सर्विस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये यूजर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करने के लिए बीमा सुगम लॉन्च किया गया है। दूसरा कंपोनेंट है बीमा विस्तार। बीमा विस्तार का क्या मतलब है? ये कॉम्पोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, एक पूरे तरीके का ब्लैंकेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होगा? लाइफ कवरेज मिलेगा, एक्सीडेंट कवर किया जाएगा, प्रॉपर्टी कवरेज और हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज सब किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है? एकीकृत प्रोटेक्शन दी जाएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन दी जाएगी अंडर अ सिंगल पॉलिसी। इसका नाम है बीमा विस्तार। फिर बीमा वाहक है तीसरा कंपोनेंट, जो कि विमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव होगा, जो कि महिला के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बीमा वाहक काम करेगा। इसमें क्या होगा? लोकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होगा टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, विजन क्या है बीमा ट्रिनिटी का? तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, 2047 तक सबको इंश्योर करना, ये विजन है बीमा ट्रिनिटी का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। कंपोनेंट्स के क्या क्या प्लान है, क्या क्या फंक्शंस हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु आर द की गेस्ट इन 7th एपिसोड ऑफ परीक्षा पे चर्चा 2025। तो 7th एपिसोड परीक्षा पे चर्चा 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए विराट कोहली, साइना नेहवाल और नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी है MC मेरी कॉम, अवनी लिखारा और सुहास यथिराज। ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन डी है विराट कोहली, एन चंद्रशेखरन एंड सुंदर पिचई। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, MC मेरी कॉम, अवनी लिखारा और सुहास यथिराज। ठीक है, तो ये गेस्ट थे 7वें एपिसोड में परीक्षा पे चर्चा 2025 के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 7th एपिसोड में कौन की गेस्ट रहे हैं? तो की गेस्ट रही हैं MC मेरी कॉम, जो कि बॉक्सर है, अवनी लिखारा जो कि पैरा ओलंपिक प्लेयर है, और सुहास यथिराज जो कि DM भी रहे हैं नोएडा के, और ये बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। ठीक है, तो ये जो तीन गेस्ट हैं, तीन मुख्य अतिथि हैं, ये आए थे 7th एपिसोड परीक्षा पे चर्चा 2025 में। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया था दुबई और कतार से, ये भी याद रखेगा, दुबई और कतर से ज्वाइन किया गया था परीक्षा पे चर्चा 2025 7वां एपिसोड। ठीक है, तो ये दो देशों के जो बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी परीक्षा पे चर्चा 2025 को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व। तो पहली बार ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब ऑब्जर्व किया गया था? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2025। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2023 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे को, जिसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 17 फरवरी को। तो याद रखना है, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 फरवरी को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार ये 2023 में ऑब्जर्व किया गया था, और ये इस बार तीसरा ऑब्जर्वेंस है 2025 में। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेंस है 2025 में ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी सफल। जी सफल का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ऑप्शन बी है गुजरात स्कीम फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स असिस्टेंस लीग। ऑप्शन सी है गुजरात सब्सिडी फॉर एस्पायरिंग फैमिलीज एंड लाइवलीहुड। ऑप्शन डी है गुजरात सस्टेनेबल असिस्टेंस फॉर फाइनेंशियल ऑगमेंटेशन ऑफ लाइवलीहुड। ऑप्शन ए सही आंसर है, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड सही आंसर है। तो गुजरात सरकार ने स्कीम चलाई है, जी सफल है जिसका नाम, जिसके अंतर्गत लाइवलीहुड्स एनहांस किए जाएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और आर्थिक
निर्भरता की बात की जाएगी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जाएगी जी सफल के अंदर। ठीक है, जी सफल क्या है? गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। इसको लॉन्च किया गया है भूपेंद्र पटेल जी द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं गुजरात के। ठीक है, तो याद रखना है टारगेट बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? 50,000 अंडर प्रिविलेज फैमिलीज जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड्स होंगे। ये कवर करेगा 25 तालुक और 10 जिला गुजरात के। इसका ड्यूरेशन होगा, इसकी अवधि होगी 5 वर्ष की। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 80,000 ग्रांट पर बेनिफिशियरी, हर बेनिफिशियरी को 80,000 रुपए तक का ग्रांट दिया जाएगा। इसके की पिलर्स हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लाइवलीहुड क्रिएशन में हेल्प किया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प किया जाएगा और सोशल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। गुजरात की बात करें, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, मेजर एयरपोर्ट है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड सिल्क टेक 2025? सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन किसने किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पवित्रा मार्गरीटा, ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है अश्वनी वैष्णव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पवित्रा मार्गरीटा जी हैं। इन्होंने लॉन्च किया है स्किल टेक 2025, याद रखिएगा, सॉरी सिल्क टेक 2025 किसने लॉन्च किया है? तो श्री पवित्रा मार्गरीटा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल एंड फॉरेन अफेयर्स है, इन्होंने सिल्क टेक 2025 नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, नई दिल्ली में लॉन्च किया है। इसके ऑर्गेनाइजर्स थे सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची और सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एक इंस्टीट्यूशन सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये पार्ट है, हिस्सा है सिल्क टेक भारत टेक्स 2025 मेगा टेक्सटाइल इवेंट का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, सिल्क टेक लॉन्च किया गया था श्री पवित्रा मार्गरीटा द्वारा नई दिल्ली में। और इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन थे? सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची और सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSTRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव पार्टनर टू एक्सप्लोर AI ड्रिवेन डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज? तो किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टनरशिप की है एक्सप्लोर करने के लिए AI ड्रिवेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवेन डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज? आपके ऑप्शंस है इसरो एंड TRAI, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड UNDP। सही आंसर है ऑप्शन बी, DOT और ITU ने पार्टनरशिप की है टू एक्सप्लोर AI ड्रिवेन डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने पार्टनरशिप की है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। किस लिए की है? एक्सप्लोर करने के लिए AI ड्रिवेन डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज, किस चीज के लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग को। ठीक है, की एग्रीमेंट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। टेक्नोलॉजीज कौन सी होंगी? AI, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। इसके अंतर्गत वर्चुअल मॉडल्स ऑफ फिजिकल एसेट्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सिमुलेशंस क्रिएट किए जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है।